हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस टेस्टी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो पीएफ का लेटेस्ट अपडेट है ABRY स्कीम के बारे में, जो पोर्टल पे अपडेट आ गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया। तो मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ वो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कवर करने वाला हूँ कि इसमें कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल होगा, कौन एम्प्लॉय एलिजिबल होगा और कौन से पीरियड के लिए एलिजिबल होगा। तो वो इस वीडियो में पूरा जो हमारा नोटिफिकेशन है उसका पूरा हम शॉर्ट में थोड़ा मेन पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। और जो पोर्टल पे क्या अपडेट आया, कहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो भी इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के आपको हमारे मिलते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं PF ESI LWF के, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसके आपको यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए, जैसे ऐसे मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए ऐसे अपडेट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑफिशियल PF का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 31 दिसंबर 2020 को आया था। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करके बताया था, पूरी गाइडलाइंस इसमें बताइए। तो ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको पास नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाके आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे जाके आप अपना डाउनलोड करके आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, स्कीम गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू इंसेंटिव क्रिएशन ए न्यू इम्प्लीमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन EPFO रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो इंसेंटिव क्रिएशन किया न्यू इम्प्लीमेंट के लिए, तो ये जो अभी रजिस्टर या एस्टेब्लिशमेंट होगी उनको बेनिफिट मिलने वाला। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इंसेंटिव क्रिएशन ऑफ न्यू इम्प्लीमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द COVID-19 रिकवरी फेस बाय द प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द रिकवरी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर विथ EPFO रिक्रूट अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन person included re-employment of those who rendered unemployed during the pandemic। जो ये मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं कि क्यों लाया गया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार जो COVID-19 की वजह से जॉब पे उनको लॉस्ट को वापस रिकवरी के लिए ये अपॉर्चुनिटी लाया गया, जिससे एम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटी ना बने और वो अपना आसानी से बेनिफिट लगे। तो मैंने जो वीडियो है उसमें बताया गया था क्या स्कीम किस किस को मिलने वाली है, किस किस को नहीं, क्या क्या। तो उसमें मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ 12% वेजेस 12%, जिसका मेन जो आपको ध्यान रखना है, द ABRY स्टैंड commencement from 1st October 2020 and shall remain open for registration of eligible employers and new employees up to 30 June 2021। जो ये स्कीम है, आप जिस स्कीम में जो एम्प्लॉय जो रजिस्टर करवा सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को 30 जून 2021 तक ही रजिस्टर होंगे। उसके बाद में आप एम्प्लॉय को इसमें रजिस्टर नहीं करवा सकते। 30 जून तक जितने भी आपने एम्प्लॉयर अपने उस पोर्टल पे जो ABRY स्कीम पे अपलोड करवाने हैं उसके हिसाब से ही आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। 30 जून के बाद में आप अगर उनको एम्प्लॉय को ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये स्कीम का जो मेन पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ABRY स्टैंड, और ये आपको पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 30 जून तक आप जितने ज्वाइन कराओगे नए फ्रेशर बच्चे उनका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो हम नीचे आते हैं, पूरा मेमोरेंडम इन्होंने अच्छे से बना के दिया इस बार, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम बूस्ट क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब फॉर्मल सेक्टर थ्रू। इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में वही है कि जो स्कीम थी वो 12 नवंबर 2020 को अनाउंसमेंट की थी भारत 3 पैकेज के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ABRY जो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम इज अनाउंस्ड। तो स्कीम्स ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑलरेडी सभी पे फोकस किया हुआ है। वैलिडिटी स्कीम का हमने अब कवर कर लिया कि स्कीम की वैलिडिटी क्या रहेगी, तो इसमें हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ये 30 जून 2021 तक रहेगी। द बेनिफिट शैल बी अवेलेबल पीरियड 24 मंथ्स फॉर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय नॉट लेटर देन 30/6/2023 तक। मतलब ये ऐसी स्कीम है कि मतलब एम्प्लॉय ने आप अगर 30 जून को ज्वाइन किया तो वो 30 जून 2023 तक उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो भी एम्प्लॉय जिस डेट से ज्वाइन होता था उस लेके 2 साल तक का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें ये है बेनिफिट, इसमें लिखा कि आपको 30 जून 2023 तक लास्ट इसका बेनिफिट मिलेगा, 2023 तक इस स्कीम का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसमें। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बेनिफिट है, वो कोई भी जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन होगा जैसे उसको उस डेट से लेकर आगे 2 साल तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये भी एक अच्छी है खबर है, जिससे एम्प्लॉय को जैसे PMRP स्कीम थी वैसा सेम यही एक्चुअली वैसे स्कीम है। डेफिनेशन ऑफ द स्कीम, स्कीम में जो इसमें है कि फॉर द पर्पज हम चालान रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे PMG का बेनिफिट लिया, PMRP का बेनिफिट लिया, तो हमें ECR जब हम चार्ट अपना PF चार्ट डाउनलोडिंग करेंगे, जो ECR डाउनलोडिंग करेंगे तो उसमें उस एम्प्लॉय का दिखाएगा कि इसको बेनिफिट मिला है, इसको नहीं मिला। तो पूरा उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें समझ में पता चल जाएगा हमें किसको बेनिफिट मिला है किसको नहीं।
नेक्स्ट न्यू एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वेजेस लेस देन 15,000 पर मंथ। जो 15,000 वेजेस ये ग्रोस वेजेस है या IPF वेजेस, अभी इस पर क्लियरिटी नहीं हुई है। जब तक मैंने इस पर ट्विटर पे जो PF का ट्विटर हैंडल है उस पर मैंने रिक्वेस्ट भेज रखी है इस पर किस पे ग्रोस होगी या वेजेस होगी, तो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो हुज नॉट वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट हैव एन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 October 2020 हु जॉइन एम्प्लॉयमेंट इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑन आफ्टर 1/10/2020 टू 30/6/2021 तो हुई इज अलॉटेड आधार वैलिडेट यूएन। अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसके पास अभी तक यूएन नंबर जनरेट नहीं हुआ और वो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर उसका यूएन हम जनरेट करते हैं तो वो इस स्कीम के लिए बेनिफिट होगा। उसकी जो वेजेस है, वेजेस अभी डिफाइनिंग की ग्रोस है कि EPF, उसकी ग्रोस वेजेस 15,000 से कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गलत रजिस्टर करवा दिया, जैसे PMRP में हुआ था कि हमने गलत एम्प्लॉय को रजिस्टर कराने की वजह से फिर हमें रिकवरी पेमेंट करनी पड़ी थी। जो हमें पोर्टल पे हुआ था कि आपने इन गलत एम्प्लॉय के इसके पास ऑलरेडी यूएन नंबर था और आपने इसका गलत बेनिफिट ले लिया, तो हमें इंटरेस्ट के साथ हमने तो ये हमें ध्यान रख के उस एम्प्लॉय को हमें ऐड करवाना है कि ये इसके पास यूएन नंबर था या नहीं था, उससे पूछना है, फॉर्म डिक्लेरेशन लेना है कि उसके पास था नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय बोलते हैं कि मेरे पास यूएन नंबर था ही नहीं, लेकिन एक्चुअली जिसके आधार KYC नहीं होती तो उसके पास ऑलरेडी ये कि यूएन नंबर होते हैं, डबल यूएन होते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। Any EPF member already allotted the UN who made exit from employment during the period 1 March 2022 to 30 September from any establishment such date of exit record in UN and who join in establishment on or after 1/10/2020 and up to 30। अगर कोई एम्प्लॉय की, तो ये जो 1 मार्च और 30 सितंबर तक को बीच में कोई एग्जिट डेट अपडेट की है, तो वो 1/10 के बाद में 1/10 के बाद में जोन होता है और 30/6/2001 तक कहीं भी यूएन उसका इंसर्ट करवाते जोन होता था तो उसको भी इस स्कीम के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये अगर पॉइंट अगर ध्यान में रखे, अगर आप सभी को ऐसे ऐड करवा दोगे तो आपके लिए लाइबिलिटी बनेगी और आपके लिए नोटिस भी आपके पास आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर विद EPFO एंड इंक्लूड्स ऑल इट्स डिपार्टमेंट and branches whether they're located at the same place or otherwise. Ownership return means written in form 5 under para 36A EPF scheme 1952. Universal account number UN means Aadhaar validity unique account number allotted by EPFO. तो wages, इसमें जो wages की define, wages means on which contribution payable in term section 6 of the EPF and MP Act 1952. सेक्शन 6 में आपको जाकर देखना वेजेस मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ ऑफ विच वेजेस आर पेबल टू एनी एम्प्लॉय। वेजेस मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ ऑफ विच वेजेस आर पेबल टू एनी एम्प्लॉय। तो वेजेस मंथ इसमें जो लिखा है, तो मतलब मुझे लगता है कि शायद ग्रॉस वेजेस पे डिपेंड किया, क्योंकि जो EPF जो हमें PMRP का बेनिफिट मिलता था वो ग्रॉस वेजेस पे डिपेंड करता। इसकी ग्रॉस वेजेस जैसे ग्रॉस अर्निंग है जिसके 15,000 से कम है तो उससे को ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉयज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज whom is remitted contribution through ECR for wages month of September 2020 before commencement of this scheme shall be taken the reference base number of determines eligibility for an establishment. In case ECR for wages month of September 2020 fill the later than in due to 15 December 2020, the reference base employee will be the number of employees shown in the ECR for the wages month of September 2020 or the number of employees as per the last ECR is filed 11 November 2020 which is higher. तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ECR आपको 15 दिसंबर से पहले नवंबर तक की फाइल करनी है। अगर फाइल नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट लेने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट गेटिंग रजिस्टर EPFO बिटवीन 1/10/2022 30 तो बेस्ट वर्कर सेल बी ट्रीटेड एज ए 0। तो ये तो जो भी हम वर्कर हैं उनको 0 ट्रीट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता दिया कि अगर किसी कंपनी में अगर 50 तक एम्प्लॉय हैं तो उनमें बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 2 एम्प्लॉय आपको ऐड करवाने पड़ेंगे। 50 या 50 से कम है तो आपको 2 एम्प्लॉय ऐड, आपको न्यू फ्रेशर एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। अगर आपके 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो आपको मिनिमम 5 एम्प्लॉय न्यू ऐड करने पड़ेंगे आपके PF में। तो ये आपको 2 स्कीम्स थे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, इसमें आपके हिसाब से आपको उस हिसाब से करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं। फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट गेटिंग रजिस्टर विथ EPFO बिटवीन 1/10/2020 to 30/6/2021 reference base of employees shall be treated as 0 if any such establishment registered voluntary with less than 20 employees and continues to
less than 20 employees during the validity period of the scheme, such establishment will not be allowed to exit from the statutory scheme under EPF and MP Act 1952. Beneficiary who received benefit shall not be allowed to make final withdrawal until expiry of period 2 years after validity period of these schemes. तो इसमें लिखा है सच एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम स्टैट्यूटरी स्कीम्स। तो ये आपको ध्यान रखना कि वो अगर एम्प्लॉय 20 या 20 से कम है और वो कर रहा है तो उसको लगातार उसको 2 साल तक स्कीम में रहना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो बीच में अपना विड्रॉल नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या करना है क्या नहीं। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर है तो उनको आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉय डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर इंपॉर्टेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड सच सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिफंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। If the any establishment being the single legal entity to making compliance under various code number obtained the EPF, then for the purpose of counting a number of 51,000 employees where the applicable eligibility criteria under the scheme, all employees in establishment who will shall be included। तो ये जो भी 50 या 100,000 है तो इसके हिसाब से आपको बेनिफिट क्रिएशन मिलेगा। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयज, ये मैंने एम्प्लॉयज़ का जो बेनिफिट था वो बता दिया, जिसकी सैलरी 15,000 से कम है उनको बेनिफिट मिल रहा है। जो PMRPY तो इसमें भी उसमें दिख रहा है कि इट इज़ क्लियरिफाइड दैट इफ एनी न्यू एम्प्लॉय ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज बेनिफिशियरी एंड हिज हर एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर benefit the payment of employers share by the central government PMRPY 2016, no such benefit in respect of such new employees shall be available under the scheme। जिसको PMRPY का बेनिफिट मिल रहा है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको PMRPY का बेनिफिट ही मिलेगा। अमाउंट ऑफ बेनिफिट, the central government will provide the subsidy of for 24 budget month in respect of eligible new employee following scales। तो इसमें जो आपको पता है 1000 से ऊपर हैं तो उनको 12% और 1000 से नीचे उनको 24% मिलने वाला है। तो ये अच्छा है। तो आपको सभी का अगर उसमें कंडीशन ये है कि आपको 15,000 से सैलरी आपको कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो इसमें कुछ पॉइंट बनाते हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय अप टू एंड इंक्लूडिंग 1000 एम्प्लॉय अप टू, मतलब 1000 तक की आपके अगर पास एम्प्लॉय थे, वजह मंथ सितंबर तक आपके पास 1000 थे। द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय शेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर स्टैट्यूटरी रेट, मतलब एस्टेब्लिशमेंट मैक्सिमम 24% ऑफ वेजेस। तो उसको मैक्सिमम 24% वेजेस का एस्टेब्लिशमेंट का स्टैट्यूटरी बेनिफिट रेट रखी है। तो एस्टेब्लिशमेंट विल हु कंटिन्यू गेट सब्सिडी फॉर द एम्प्लॉयर्स शेयर इवन इफ द मेंबर ऑफ कंटिन्यू EPF मेंबर विथ इवन एक्सीड 1000 ड्यूरिंग द स्कीम पीरियड। तो इसको स्कीम पीरियड में आपको 1000 रखने पड़ेंगे। अब जो मैं डायरेक्ट आपको इसमें पूरा आप पढ़ लेना, इसमें नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस में डाल दूंगा, इसमें पूरा स्कीम गाइडलाइंस के बारे में बताया। जो मैं अब इसमें फिर आपको पोर्टल पे जाओ तो एक सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर आएगा। तो इसमें आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई हैव रीड द स्कीम गाइडलाइंस क्यू, तो ये स्कीम नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है और इसमें जो भी गाइडलाइंस उसका फॉलो करना है। अगर गलत फॉलो करो तो उसका यही डिक्लेरेशन दिया है, आई क्लेरिफाई दैट नो डिडक्शन टुवर्ड द एम्प्लॉयर्स PPF कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन मेड फ्रॉम वेजेस ऑफ एलिजिबल न्यू एम्प्लॉय। तो ये इसमें पूरा आया है कि आप इसमें देख सकते हो कि पूरा इसमें आपको अच्छे से पढ़ना दिया है। नाइदर सरप्राइज्ड मटेरियल इन्फॉर्मेशन और नो ओमिटेड ऑफ पार्टिकल। तो इस यार जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पढ़ के आपको फिर जितनी भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट करने से पहले ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर नेम ऑफ प्रिंसिपल, उसका कोड और इसका कितने न्यू एम्प्लॉयज आपने प्रोवाइड करके दिए हैं तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जो इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन से एम्प्लॉय कौन से इसमें बेनिफिट होंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ ऑफ रिसीव ऑफ सब्सिडी बेनिफिट। अब 24 मंथ का काउंटिंग किस प्रकार से होगा, उसको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, जिसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल मिस्टर ए ज्वाइन, मतलब एक EPF कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन होता है फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2020 में वो ज्वाइन होता है। तो वो XYZ इज एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट। जो XYZ कंपनी है वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, द फर्स्ट वेजेस मंथ रिसिप्ट द बेनिफिट सेल बी अक्टूबर 2020। मिस्टर जो ए है कंटिन्यू टू एम्प्लॉयड इन एनी एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट ऑन वेजेस बिलो 15,000। मिस्टर ए विल कंटिन्यू टू गेट बेनिफिट टोटल 24 वेजेस मंथ अप टू सितंबर 2022 तक। तो इसका जो बेनिफिट है वो 22 सितंबर तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब जो एग्जाम्पल बी है, मिस्टर ए मतलब ज्वाइन होता है एक XYZ कंपनी में
और एक्स कंपनी एलिजिबल भी है। एलिजिबल मंथ जनवरी 2021 में ज्वाइन होता है और द फर्स्ट मंथ रिसिप्ट बेनिफिट सेल भी जनवरी 2021, और वो जनवरी में ज्वाइन होता है और 2020, तो उसको बेनिफिट कब तक मिलेगा। तो ये कंटिन्यू कुछ भी एम्प्लॉयड एनर्जी स्टूडेंट नो वेजेस बिलो 15,000 मिल पाना, उसकी सैलरी कम है 2 साल तक, तो ये विल कंटिन्यू टू गेट बेनिफिट टोटल वेजेस 24 वेजेस मंथ अप टू दिसंबर 2022 तक उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जनवरी में ज्वाइन हुआ था तो उसको दिसंबर 2020, तो वो सितंबर में 2022, तो उसके 2 साल पूरे कवर के इसमें हुआ। अब जैसे नोट सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये, मिस्टर ल्यू XYZ कंपनी ज्वाइन कर दी, फिर उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, जो पीरियड से 3 मंथ ऑफ नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरी कंपनी में जमा, और वो नवंबर मतलब ए विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट। जैसे ऐसा कि मेरी कंपनी में उसने काम किया और मैंने उसका बेनिफिट ले लिया और वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन होता था तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। सेम जो PMRP गाइडलाइंस थी, सेम वही गाइडलाइंस में कुछ बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। रेफरेंस ऑफ बेस ऑफ एम्प्लॉय वेजेस मंथ, अब एग्जाम्पल इसमें रेफरेंस आ गया कि वेजेस मंथ ऑफ सितंबर 2020, डेट ऑफ फाइलिंग ECR इज ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर 2020। नो ऑफ एम्प्लॉय ECR वेजेस मंथ ऑफ सितंबर 20 से 500, रेफरेंस बेसिस एम्प्लॉय विल भी 500। तो इसमें जो आप अगर सितंबर आपने 15 अक्टूबर से पहले आपने अगर ECR फाइल नहीं किया तो आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपके पास कितने एम्प्लॉय, क्योंकि पोर्टल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने एम्प्लॉय थे और कितने नहीं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, ये ECR के बारे में आपको कब कब फाइल करनी थी, कब नहीं की, इस हिसाब से आपका डिक्लेरेशन आपके पास शो होगा पोर्टल पे। अगर आपने चालान पे नहीं किया सितंबर के तक तो आपको डिक्लेरेशन आपको शो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना आपको, जिसमें XYZ कंपनी कोड नंबर ऑप्शन 111 4 टाइम 1 4 टाइम 2 4 टाइम 3, तो इसका कोड है कि 4 टाइम 1 है तो 400 एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है, 4 टाइम 2 है तो मतलब 40 एम्प्लॉय को, 3 टाइम 600, तो टोटल बेनिफिट है 1040 एम्प्लॉय। तो रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉयज 1040 फॉर स्केल बेनिफिट ऑफ मिस्टर XYZ कंपनी में, तो ऐसे वो काउंट करके आपको बताएंगे। अब जैसे काउंट ऑफ न्यू एडिशनल एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय, तो एलिजिबल एम्प्लॉय कैसे पता चलेगा। जैसे XYZ कंपनी में हमने ज्वाइन किया, उस ज्वाइन करने से पहले 50 एम्प्लॉय थे हमारे, और अक्टूबर 2020 में और 2020 के बाद में हमने 2 एम्प्लॉय नए करवा दिए, तो टोटल हमारे पास एम्प्लॉय हो गए 52 एम्प्लॉय। तो इस स्कीम के लिए हम बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका आंसर है इस केस में हम बेनिफिट होंगे। अब जैसे दूसरी कंपनी एग्जाम्पल, जैसे 50 एम्प्लॉय थे हमारे पास और हमने 2 एम्प्लॉय ज्वाइन करवा दिए और फिर 1 एम्प्लॉय उसमें छोड़ चला गया, काउंट हो गए, तो उस केस में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 एम्प्लॉय आपका 52 है तो 2 एम्प्लॉय आपको न्यू ऐड होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपकी अगर कंपनी में 50 से ज़्यादा है तो 50 में आपको कम से कम आपको कंडीशन पता है कि आपको 5 या 5 से ज़्यादा आपको ऐड करवाने पड़ेंगे। आपने ऐड करवा दिए 56 हो गए तो आपको इस स्कीम के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट है 51, और आपने 51 तो उसमें 54 हुए तो इस स्कीम में आपके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें नो हो जाएगा, इसमें नो हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बेनिफिट, अब जैसे अपनी कंपनी XYZ आपकी कंपनी है तो इसमें एम्प्लॉय जब आपने ECR रेफरेंस वेजेस मंथ 1000 एम्प्लॉय थे आपने की थी और आपने 5 एम्प्लॉय और ऐड कर दिए अक्टूबर में तो 1005 हो गए, तो अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको मिलेगा 24% का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे, 1001 थे और आपने 5 एम्प्लॉय और ऐड किए और टोटल एम्प्लॉय हो गए 1006 अक्टूबर में, तो इस केस में आपको मिलेगा 12% का बेनिफिट। तो अमाउंट बेनिफिट 12%। तो ये कंडीशन है। अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉय थे, 1000 से आपने 5 ऐड किया तो 24%, 1001 थे और आपने 5 ऐड किए तो आपको मिलेगा 12%। तो 1 एम्प्लॉय का डिफरेंस है जिस वजह से आपको 12% 24% का आपको हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। सितंबर मंथ की जो आपने ECR फाइल की उसी पे पूरा ये डिपेंड है। अब इसमें न्यू केस में देखा न्यू एम्प्लॉय बेनिफिशियरी, अगर आपने मिस्टर ए का योन ये है और एग्जिट XYZ 30/12/2019 को हमने एग्जिट किया था और वो ज्वाइन हुआ है 1/10/2020 को और उसकी जो वेजेस है 14,500 रुपये है, तो उस स्कीम में वो एलिजिबल नहीं होगा, उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब सेकंड यही है कि जैसे उसने मिस्टर 31 अगस्त 2020 को उसने नौकरी छोड़ी थी और वो ज्वाइन मतलब 1 अक्टूबर 2020 मंथली वेजेस 15,000, तो उसके अगर 15,000 वेजेस है तो उस केस में भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
फिर B1 बेनिफिट है 31 अगस्त 2020 को ज्वाइन हुआ, मतलब छोड़ी थी उसने कंपनी पहले वाली, और जो नई कंपनी ज्वाइन की थी वो 1 अक्टूबर, तो इस केस में उसको बेनिफिट मिलेगा और उसकी वेजेस मतलब 15,000 से कम है तो उसको बेनिफिट मिलना है। अब यही इसमें सेकंड है कि अब उसकी 30/12/2019 को उसने जॉब छोड़ी थी और उसने फिर दोबारा ज्वाइन की नई RST कंपनी 1 फरवरी 2020 के बीच में उसने ज्वाइन की, फिर 31 जुलाई 2020 को उसकी जो एग्जिट जॉब चली गई और उसने फिर दोबारा ज्वाइन किया 1/10/2020 का, तो उसकी ग्रॉस वेजेस है 14,000 रुपये, तो उस केस में भी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा कौन नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। आप अगर आप अच्छे से इसको पढ़ना, फिर आपने इसको आप वेरीफाई करना। जो PF पोर्टल पे जो अपडेट आया मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि पोर्टल पे कहाँ जाना। आप अपना लॉगिन करने जाओगे तो आपका अपना UN पासवर्ड अपना PF कंपनी का लॉगिन ID पासवर्ड डालना, फिर साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा कि ABRY स्कीम्स, तो इसमें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर आप पेमेंट में जाके पेमेंट एशिया रिटर्न फाइलिंग में जाओगे तो भी आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिखाएगा कि आपको यहाँ स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है न्यू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन मेंबर रजिस्ट्रेशन, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हो। ABRY का न्यू कॉलम ऐड कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY। तो स्कीम हमने सितंबर मंथ की जो कितने एम्प्लॉय थे 8 एम्प्लॉय थे, और अब हमने अक्टूबर में कितने बने, तो हिसाब से हमें 2 एम्प्लॉय कम से कम कराने, मतलब 10 एम्प्लॉय का हमें सैलरी पे करनी है, मतलब चलान बनाने हैं, तो हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आपने इसमें देखना ड्यू टू मोर एम्प्लॉयज इन अदर ब्रांच कोड एस्टेब्लिशमेंट आई वांट टू चेंज इट टू, तो आप चूज करके भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लेस देन 50 करना है या बिटवीन, तो आप यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करके जैसे लेस देन 50 कर देना। तो डिक्लेरेशन दे दिया कि दैट आई हैव रीड द स्कीम गाइडलाइंस एंड डिक्लेरेशन द एस्टेब्लिशमेंट सेटिस्फाइड द ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रिसीव सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको सब्सिडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, रीड बाई जो भी सितंबर है, जो भी आपको जिसमें लिखा है कि जो सितंबर की शेयर फाइल की उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। और एडिशनल सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेटर मैन पावर, अगर आप कोऑर्डिनेटर पावर तो आपको एक्सेप्ट करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जो आगे की प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में बताऊँगा कि हमें एम्प्लॉय को कैसे ऐड करें और उसका कैसे बेनिफिट लें और कैसे हमें ECR में कैसे शो होगा, तो वो उस पूरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप कुछ भी डाउट होते हो आप में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।